Hello everyone, welcome to my channel Be with Gitika, and today I am going to share with you notes of chapter 10 hydrostatics class 11th. So basically हम इससे फर्स्ट पिछले चैप्टर में हमने जो चैप्टर था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सो उसमें क्या था, हमने जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज थी बहुत डीप में जाके पढ़ी थी. सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, हमें फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़नी है. जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड नहीं होता. हाइड्रोस्टैटिक्स मीन्स जो मतलब हाइड्रोस्टैटिक जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, इट्स मीन्स फ्लूइड्स एट रेस्ट. सो मैं आपको चैप्टर ऐसे एक्सप्लेन करूंगी ताकि इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी खोल कर बैठे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी. जैसे होता है क्या, इससे आपके दो फायदे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जैसे आप जो लिख रहे हो आपको पता भी होगा कि आप लिख क्या रहे हैं. सेकेंडली, अगर आप एनसीईआरटी खोल कर बैठेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि एनसीईआरटी में है क्या. अगर आप ऐसे डायरेक्टली एनसीईआरटी खोल कर बैठ रहे हैं तो आप समझ सकते हो, अगर आपने 11th की एनसीईआरटी खोली है तो. ओके, चलो हमें स्टार्ट करते हैं. सो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज नॉट प्रॉपर लिक्विड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड और गैस. सो यहाँ प्रेशर की जो हमारा फॉर्मूला तो जनरली हमें सबको पता है, एंड जो डिमेंशन होती है इट्स वो हमें याद रखनी पड़ेगी, वो एक नंबर में आ जाती है. सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हमारे लिए ना थोड़े एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए. और अगर वैसे आप यहाँ से लिखते हो तो इट्स ज़्यादा बेटर देन PDF, बिकॉज यहाँ पर आप डायरेक्ट समझते समझते लिखते रहोगे और वो आपके लिए बहुत ईजी भी रहेगा. एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है नोट्स लिखने में, देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट. और अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिए. अभी तक मैं अपने बोर्ड्स के कन्फ्यूज़न में थी, होंगे नहीं होंगे, बट अब मैंने छोड़ दिया वो न्यूज़. चले हम डेंसिटी देखते हैं. सो डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल, मास अपॉन वॉल्यूम. ऐसा ही हमें जो इसकी डायमेंशन होती है वो तो बहुत निकालनी आती होगी. फॉर्मूला जो मास होता है वो लिखते हैं, नीचे वॉल्यूम का लिखते हैं और उसको माइनस में ले आते हैं. डायमेंशन निकालना तो बहुत आसान है. इसकी सीजीएस यूनिट भी लिख दी है. उसके बाद ये जो डेंसिटी है वो वाटर की है और ये दोनों की मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं डेंसिटीज़ में. उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. ही फॉर्मूलाज होता है, अगर आप हाईलाइट करना चाहो ज़्यादा बेटर देन, बिकॉज अगर आप इसको में अलाउ करते हो तो हाईलाइट कर लीजिए, बहुत एग्जाम टाइम पे काम आ जाता है. या फिर फॉर्मूला कॉपी बना लीजिए एक अलग सी. मैं आपके साथ अपनी फॉर्मूला कॉपी शेयर कर सकती हूँ इफ़ यू वांट. सो वेरिएशन ऑफ प्रेशर, तो जैसे अब रिलेटिव डेंसिटी तो जो प्रेशर के साथ जो मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है तो जो प्रेशर में हमारा चेंजेस आता है वो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरा एक डेरिवेशन टाइप का. सो यू कैन सी. उसके बाद गॉस प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट, मतलब एब्सोलूट प्रेशर जो टोटल प्रेशर है माइनस एटॉमिक प्रेशर. ये हम फॉर्मूला लग भी सकता है. सो एटॉमिक प्रेशर क्या होता है, ये फॉर्मूला है, हमें लर्न करना पड़ता है. 1.01 10 की पावर 5 पास्कल. इट्स अ न्यूमेरिकल हेयर, और आप इसको खुद से सॉल्व करना, नहीं आया तो फिर चीटिंग करना. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स सॉरी. सो इसमें पूरा अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन कर रखा है. उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा इस चैप्टर का मेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पास्कल लॉ. आई डोंट नो इसको क्या, मैं इसको पास्कल्स लॉ प्रोनाउंस करती हूँ, तो आप जो भी करते हो पास्कल्स लॉ फॉर मी. सो पास्कल्स लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, मतलब जैसे अगर जो ग्रेविटी का इफेक्ट है अगर हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो जो प्रेशर है हर पॉइंट पर लिक्विड में इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट एंड इज द सेम. तो मतलब जो अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो जो प्रेशर होगा हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में सेम होगा. तो पास्कल्स लॉ बहुत ईजी है, एग्जाम में ज़रूर आता है, बहुत चांसेस रहता है इसको आने के. तो इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. एंड हम करते हैं आगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. सो जो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं बहुत, ये भी जब वो इम्पॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशंस और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. सो हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसका जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसको जूम करके दिखा देती हूँ. सो इसको पूरा डेराइव करा है. इसके बाद इसका सेकंड जो एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता भी एग्जाम में, उसका डायग्राम भी आता है. इट्स नॉट टू टफ, बस दिखने में लगता है बहुत आसानी से बन जाता है. सो हम पूरी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम इसको लेवलिंग भी करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं करेंगे तो मार्क्स 0. सो बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है हाइड्रोलिक ब्रेक्स की, जो इसका प्रिंसिपल है, जो द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ. ये हमने अभी पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन है तो उसकी प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होगा ऑब्वियसली. इसका कंस्ट्रक्शन अभी हमने बना तो लिया, बट उसके बाद हमें लिखना है कहाँ क्या बना है एंड ऑल.
सो बेसिकली उसके बाद इसकी वर्किंग, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है प्रॉपरली इसकी वर्किंग क्या है, तो यहाँ पर सारा इसका एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। सो टॉरिसेलिस एक्सपेरिमेंट क्या है क्या नहीं है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट। उसके बाद वाटर की डेंसिटी और मरकरी की डेंसिटी का कंपैरिजन करा है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये हमारे सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर में भी थी, और अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाई मतलब फ्लूइड की है, वहाँ पर किसकी थी, सॉलिड्स की। ओके, तो वहाँ भी एडहेसिव कोहेसिव फोर्स हमने पढ़ी थी, और ये हमारे रियल लाइफ में बहुत जगह काम आती है। एडहेसिव फोर्स क्या होती है, कोहेसिव, सो वही है। मॉलिकुलर रेंज मतलब जो ये मॉलिकुलर रेंज क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम मेजरेबल अट्रैक्शन, मतलब एक मैक्सिमम डिस्टेंस, कितनी ज़्यादा दूरी तक कोई मॉलिक्यूल है जो मतलब एक अट्रैक्शन फील कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो द ऑर्डर, जो उसका ऑर्डर है मॉलिकुलर रेंज का, बेसिकली ये नहीं, मतलब ये ऑर्डर नहीं पूछेगा, इतना हम डीप में नहीं लर्न कर सकते, फिर भी हमने इसको मार्क कर लिया 10⁻⁹ मीटर होता है। उसके बाद हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। नोट द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस आर वन डर वाल्स फोर्सेस एंड डोंट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ बेस। तो जो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस होती है, तो ये जो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करती है हमारी, जैसे कूलम्स लॉ फॉलो करती है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, बट जो हमारी कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स होती है वो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं फॉलो करती है। ओके, इंटरमॉलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये सारी डेफिनेशंस हैं, पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से आ जाएंगे। इसको एनसीईआरटी में मतलब आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलेंगी, सो यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आई एम श्योर। सरफेस फिल्म क्या होता है, सरफेस टेंशन, टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ, और जो इसकी साइन होती है फोर्स की न्यूटन, लेंथ पर और लेंथ की मीटर, तो लेंथ पर मीटर, और इससे बहुत अच्छी तरीके से डायमेंशन निकाल दी। फोर्स की MLT-2 होती है एंड लेंथ की हमारी L हो जाती है, तो L से L कट जाता है, MT-2 बचता है। ओके, डायमेंशन तो निकालनी आपको आती होगी आई थिंक। सरफेस एनर्जी की पूरी डेफिनेशन, उसके बाद एक न्यूमेरिकल है जिसको आप खुद से सॉल्व करना। ओके, उसके बाद आप इसको डीपना एंड ऑल। सेकेंड न्यूमेरिकल, मैं न्यूमेरिकल को जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर दूँ। सरफेस एनर्जी, अभी हम उसको वही पढ़ रहे थे, तो हमारा सरफेस एनर्जी, इसको अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो डायग्राम बना है इसको यहाँ पर पूरा लिख रखा है, तो आप खुद से इसको पढ़ो और आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर। आप साथ साथ में NCERT भी लेकर बैठिएगा, देन इट्स वेरी बेनिफिशियल।